नमस्कार दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में दोस्तों हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। इनसे हम बातचीत करेंगे जिसका विषय रहेगा मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर कुणाल मेहता जी, विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, मुझे आज बेहद खुशी हो रही है कि मैं विविध भारती के इस माध्यम द्वारा आपसे बात करने का ये मुझे सुंदर मौका मिला है। हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो विविध भारती सुन के ही बड़ी हुई है। मैं महाराष्ट्र के एक छोटे गांव से बिलोंग करता हूं, जो विविध भारती सुनते ही बड़ा हुआ हूं और अभी मुंबई में पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने परिचय दे दिया कि विविध भारती सुनते सुनते हमारी जनरेशन भी बड़ी हुई है। और देखिए, इसमें एक संयोग की बात यह है कि उसी चैनल पर जब आपको बातचीत का मौका मिलता है सुनने वालों से, तो अच्छा भी लगता है। जी, बहुत खुशी हो रही है और ये मेरे लिए एक मीडियम है जहां से मैं इंडिया की पूरी जनता से जुड़ सकता हूं और उनको मेरे विचार पहुंचा सकता हूं और थोड़ा मैं उनको गाइड कर सकता हूं आज के विषय के बारे में। जी, आज का विषय हमने सुनने वालों को बता दिया है, मधुमेह, कारण और बचाव। तो डॉक्टर साहब, शुरुआत ऐसे करते हैं कि मधुमेह कई बार डरावना शब्द होता जा रहा है आज के दौर में। खासतौर से आपके पास भी जो मरीज आते होंगे उसमें उम्र की कोई सीमा नहीं होती। पहले होता था कि एक बड़े होने के बाद, आयु वर्ग निकलने के बाद मधुमेह एक रोग होता था। आजकल एक कॉमन सी बात हो गई है और भारत में तो इसका प्रभाव सबलता से बढ़ता जा रहा है। तो हम जानेंगे कि मधुमेह के प्रकार किस तरह से हैं और आप विस्तार से क्या कहना चाहेंगे। जी, मधुमेह जो बीमारी है सबको पता है, डायबिटीज मेलाइटस जिसको हम मेडिकल टर्म में कहते हैं, ये आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी हो गई है और कहने में दुख होता है कि इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनते जा रहा है और यह बन गया है। मधुमेह के मुख्य 2 प्रकार होते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं, और दूसरा होता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस जो कि एडल्ट्स में होता है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। तो टाइप 1 जो डायबिटीज होता है उसमें ये इंसुलिन की टोटल कमी होती है, पैंक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर पाते। इसके लिए ये जो मरीज होते हैं ये पूरी तरह इंसुलिन पे डिपेंडेंट होते हैं और इनमें जो है टैबलेट्स हम नहीं दे सकते। इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन से किया जा सकता है। टाइप 2 डायबिटीज जो है, जो कॉमनली पहले एडल्ट्स में होता था लेकिन आजकल काफी यंग लोगों में पाया जा रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी तो है ही, लेकिन साथ में इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ओबेसिटी है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा बढ़ता है। ये सब फैक्टर्स के कारण इंसुलिन जो है शरीर में उसका प्रभाव कम हो जाता है, उसका असर कम हो जाता है, जिसके कारण शुगर बढ़ने लगता है। और एक प्रकार डायबिटीज होता है जो कि हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस, जो कि प्रेग्नेंट महिलाओं में पाया जाता है। महिलाएं प्रेगनेंसी के पहले नॉर्मल होती, उनका शुगर नॉर्मल रहता है, लेकिन प्रेगनेंसी में कभी कभी हार्मोनल चेंजेस के कारण उनमें डायबिटीज शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज पाया जाता है, जो कि डिलीवरी के बाद 50-60% महिलाओं में उनका शुगर बिना ट्रीटमेंट के नॉर्मल हो जाता है। कुछ महिलाओं में ये शुगर आगे कंटिन्यू रहता है तो उनको डायबिटीज का ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। देखिए, ये क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करके आपने समझा तो दिया कि टाइप 1, टाइप 2 और अदर प्रकार के जो मधुमेह रोग होते हैं वह किस प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन ये एक भ्रम सा पैदा हो गया। हम कभी देखते हैं कि बहुत ही मोटा व्यक्ति यदि हमारे समक्ष है तो हम एक एंटीसिपेशन कल्पना कर लेते हैं इसको डायबिटीज होगा या होने वाला है। ऐसा क्यों होता है? डायबिटीज मोटापे से बहुत रिलेटेड है, जो मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम बोलते हैं, जिसमें है ओबेसिटी, डिस्लिपिडीमिया और हाइपरटेंशन, मतलब हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और मोटापा। मोटापे के कारण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल ही मतलब चर्बी की मात्रा बढ़ जाती है। ये सब के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन जो है उस पर असर होता है और जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है, मतलब जो इंसुलिन का एक्शन है वो कम हो जाता है, जिसके कारण कि शुगर कंट्रोल में
तकलीफ होती है और शुगर बढ़ जाता है। अगर डॉक्टर साहब ये पूछा जाए कि जो आपके यहाँ मरीज आते हैं और सबसे पहली नजरिए वाली बात होती है, तो आप कैसे पहचान जाते हैं कि मधुमेह का टाइप 1 का रोगी बन चुका है? टाइप 1 के जो रोगी होते हैं वो नॉर्मली छोटे बच्चे रहते हैं, जिसको हम जुवेनाइल डायबिटीज भी पहले कहते थे। ये जैसे कि मैंने कहा, इसमें इंसुलिन की पूरी डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये बच्चे इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं। मधुमेह के लक्षण वही है, वजन कम होना, भूख ज्यादा लगना, प्यास ज्यादा लगना, रात में पेशाब जाना पड़ता है काफी बार, 4-5 बार, इन्फेक्शंस होना या घाव नहीं भरना, ये सारे लक्षण हैं। और जब सीवियर हो जाते हैं, शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो शरीर में केमिकल उथल पुथल होती है, जिसके कारण कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, डिहाइड्रेशन होता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है और सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। और जब हम शुगर चेक करते हैं तो पता चलता है शुगर 500 एंड अबव है। ओहो, इतना ज्यादा शुगर होता है। वैसे नॉर्मल जो यूनिट वैल्यू है वो क्या है शुगर की? नॉर्मल शुगर हम बोलते हैं, फास्टिंग जो है वो 100-110 के अंदर होती है, और जो पोस्ट लंच मतलब दोपहर के खाने के 2 घंटे बाद की शुगर होती है वो 130 के अंदर होनी चाहिए। अच्छा। जो अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन है, जिन्होंने गाइडलाइन सेट की है, वो बोलते हैं कि सुबह खाली पेट 12 घंटे फास्टिंग करने के बाद का जो शुगर होता है वो 126 या उससे ज्यादा हो तो उसे हम डायबिटीज लेबल कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे। बहुत सारे जो हमारे लोग होते हैं उनको पता नहीं होता है वो कि ये जो बात होती है कि भाई अचानक कोई आदमी महसूस करता है कि मुझे शुगर जैसा लग रहा है या बहुत भूख लगती है, फिर भी वज़न कम होता जा रहा है। तो अगर मान लीजिए कि उसे शुगर नहीं है, लेकिन जांच के पहले या कुछ घंटों के पहले उसने मीठा कुछ ज्यादा खा लिया है, तो क्या जांच प्रभावित हो जाती है? नॉर्मली अगर जांच के पहले कुछ मीठा खा गया है तो उसमें थोड़ा प्रभाव पड़ सकता है, बट जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है या जो प्री डायबिटिक्स नहीं है उनमें इसका असर नहीं होगा। बॉडी की क्षमता ऐसी है कि वो उसको हजम कर लेगी। अच्छा, तो इसलिए प्रभाव नहीं पड़ेगा। बट याद रखिए, जब भी हम शुगर टेस्टिंग बोलते हैं फास्टिंग में, तो आपको 12 घंटा फास्टिंग रखना बहुत जरूरी है। जी हाँ, वही देखिए, चर्चा हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर चल रही है। थोड़ा सा विराम हमें देना होगा और एक संगीतमय वातावरण को गुंजायमान करना होगा। हम चाहेंगे अपनी पसंद का कोई एक गाना बताइए आप। श्रोताओं को मैं, ये मेरे दिल का बहुत ही करीबी गाना है, ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरी प्रिय वाइफ डॉक्टर प्रीति मेहता, जो कि एक रूमेटोलॉजिस्ट है और हमेशा मेरे साथ रही है मेरे इस जर्नी में, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत कम समय दे पाता हूँ मेरी प्रैक्टिस के कारण, इमरजेंसीज के कारण, बट शी इज ऑलवेज देयर। सो गाने का नाम है तू मिले दिल खिले, फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल। हम सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म का बहुत ही रोमांटिक गाना है। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। ना हो तू दास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए।
गिला करता है, आईना भी ओ दीदार को तरसा करता है। इतनी हंसी कोई नहीं, इतनी हंसी कोई नहीं, हुस्न दोनों जहां का एक तुझ में सिमट के आया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। Darling, every breath you take, every move you make, I will be there with you. What would I do without you? I want to love you forever and ever and ever. प्यार कभी ओ मरता नहीं, हम तुम मरते हैं, होते हैं वो लोग अमर, प्यार जो करते हैं। जितनी अदा उतनी वफा, जितनी अदा उतनी वफा, एक नजर प्यार से देख लो, फिर से जिंदा कर दो। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। हाँ तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर, ना हो तू उदास तेरे पास पास मैं रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया। तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। तू मिले दिल खिले, देखिए बहुत ही उम्दा गाना सुनवाया आपने। और अब जब मरीज आपसे मिलते हैं, टाइप 1 के भी मिलते हैं, टाइप 2 के भी मिलते हैं, तो ये डिफरेंट या ये भिन्नता या विविधता या ये अंतर कैसे आप परीक्षण से करते हैं? टाइप 2 मरीज है ये। जैसे कि मैंने पहले बताया, टाइप 1 कॉमनली बच्चों में होता है, तो जल्दी जुवेनाइल डायबिटीज होता है, यंग बच्चों में होता है, और इसके सिम्टम्स जो डायबिटीज के हैं वही है, लेकिन ये बहुत बार इनको इमरजेंसी में लाया जाता है और हम चेक करते हैं तो शुगर ज़्यादा होती है, या फिर स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री हो, या इनकी जो मदर है उनको प्रेगनेंसी में डायबिटीज रहा हो, तब हम सस्पेक्ट करते हैं कि बच्चे को डायबिटीज हो सकता है। या बच्चे का वजन नहीं बढ़ रहा है, बच्चा बहुत खा रहा है फिर भी वजन नहीं बढ़ रहा है, रात में बार बार पेशाब उठ रहा है या पेशाब में इन्फेक्शन हो रहा है यंग बच्चों को, तो डायबिटीज हम सस्पेक्ट करते हैं। तो ये परीक्षण तो कुछ ब्लड से ही होता है? ये ब्लड से ही होता है, जिसमें कि हम फास्टिंग और पोस्ट लंच शुगर करते हैं। एक और डायबिटीज के लिए टेस्ट होती है जिसको हम HbA1c बोलते हैं। ये टेस्ट 3 months एवरेज होता है डायबिटीज का, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल में 6 या 6.5 से कम होती है इसकी मात्रा। अगर इससे ज्यादा हो तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का इंडिकेटर है, और अगर ये ज्यादा है इसका मतलब पेशेंट को डायबिटीज है। अच्छा, सपोज पहली जो परीक्षण वाली बात होती है, टेस्ट होती है, वो ब्लड टेस्ट जाहिर कर रही है कि ये डायबिटीज का मरीज है, तो अल्टरनेट इमीडिएट ट्राई ले लेते हैं आपकी, एक बार और टेस्ट करवा लेते हैं? अगर पेशेंट का क्लिनिकल कंडीशन, पेशेंट के जो सिम्टम्स है और ब्लड रिपोर्ट्स, हम पूरा पिक्चर देखते हैं ना कि सिर्फ रिपोर्ट,
तो पेशेंट के अगर सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री है और रिपोर्ट्स भी मैच हो रही है, तो हम सीधा ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो कभी कोई ऐसा मौका आपको किसी मरीज के साथ मिला कि आपने अल्टरनेट ट्रायल ली हो और बाद में पता चला हो कि डायबिटीज नहीं था? जी हाँ, जब हमें क्लिनिकली मैच नहीं होता है तो या हमें क्लिनिकली डाउट होता है कि ये रिपोर्ट पेशेंट के सिम्टम से मैच नहीं कर रही, तो जैसे कि मैंने कहा HbA1c टेस्ट होता है जो 3 महीने का, पिछले 3 महीने का एवरेज शुगर हमें बताता है। तो अगर ये 3 महीने का शुगर है वो खाने पीने से अल्टर नहीं होगा, क्योंकि ये पास 3 महीने के शुगर लेवल का रिकॉर्ड है। तो अगर ये HbA1c ज्यादा है तो डेफिनेटली ये डायबिटीज का संकेत है। इसके अलावा 2-3 और टेस्ट होते हैं, जो कि एक सीरम इंसुलिन लेवल होता है, जो इंसुलिन की मात्रा होती है ब्लड में, उससे हम टेस्ट करते हैं। अगर वो लेवल लो है तो भी हमें डायबिटीज का इंडिकेटर मिलता है। और एक सी पेप्टाइड लेवल होता है जो भी हम टेस्ट करते हैं ऐसे स्पेशल कंडीशंस पे, जब हमें डाउट होता है कि पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं। डॉक्टर साहब, ये तो आपने परीक्षण की बात बता दी और कंफर्म कर दिया कि डायबिटीज का मरीज ये रोगी है और उसका इलाज आवश्यक है। तो वो इलाज के लिए मान लीजिए इमीडिएट आपकी रिपोर्ट बताती है कि हाईएस्ट शुगर है, तो आप उसको एडमिट करने की सलाह देते हैं या घर पर ही इलाज चलता है? एडमिशन का जो क्राइटेरिया होता है वो बहुत ही सिलेक्टिव है। अगर शुगर ज़्यादा है तो इसको इमीडिएट एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर डायबिटीज़ के कारण कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि मैंने बोला डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जिसमें कि सांस फूलता है, बॉडी में केमिकल उथल पुथल होकर एसिड का लेवल बढ़ जाता है, देयर इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ये कंडीशन में एडमिशन मैंडेटरी है। बट अगर सिर्फ शुगर ज़्यादा है, पेशेंट कंफर्टेबल है, पेशेंट का बीपी बाकी वाइटल स्टेबल है, तो हम इसको ओपीडी बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं। क्या एक सामान्य आदमी जिसको डायबिटीज नहीं है, मधुमेह बिल्कुल नहीं है, लेकिन अचानक किसी कारण से कुछ खाद्य पदार्थों की वजह से अगर शुगर लेवल क्षणिक रूप से, आंशिक रूप से, त्वरित रूप से उसका बढ़ गया है और उसने टेस्ट करवा लिया है, तो वो तो माना नहीं जाएगा कि वो डायबिटीज का रोगी है, क्योंकि लक्षण उसमें नहीं है। ये आप देखते हैं, पूरा हिस्ट्री मालूम पड़ता है। कई मरीज ऐसे भी आते होंगे कि वो शक पैदा कर लेते हैं कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है। जो मरीज मेरे पास रिपोर्ट लेके आते हैं उनमें, जैसे कि मैंने कहा, पूरा डिटेल क्लिनिकल हिस्ट्री लेते हैं हम पहले कि पेशेंट के सिम्टम्स मैच हो रहे हैं क्या, पेशेंट्स को तकलीफें क्या है, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं हम, लाइफस्टाइल डाइट का हिस्ट्री लेते हैं, साथ ही अल्कोहल, स्मोकिंग, कुछ आद्य उनको एडिक्शंस है, इसकी हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद हम रिपोर्ट क्लिनिकल एग्जामिनेशन करके रिपोर्ट पे आते हैं। तो जब हम पूरा पेशेंट एज अ होल देखते हैं और मुझे यदि डाउट होता है कि नहीं ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है या पेशेंट ने कुछ खाने पीने में परहेज नहीं किया है और तुरंत शुगर चेक किया है, इसके लिए शुगर ज़्यादा है, तो हम पेशेंट से वापस एक बार रिपोर्ट चेक करने बोलते हैं और जो HbA1c है वो टेस्ट करने को बोलते हैं। उससे हमें आइडिया होता है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है कि नहीं। ये बहुत ही अच्छा परीक्षण आप करते हैं ताकि भ्रम भी दूर हो जाता है और खामखा एक जो टेंशन हो जाता है, राइट, पेशेंट को बहुत टेंशन होती है। अब देखिए यहाँ पे स्थिति ऐसी बन रही है कि हमारी जो बातचीत है वो तनावपूर्ण ना हो जाए, उसको हल्का फुल्का करना होगा और एक गाने का सिलसिला शुरू करना होगा। ये गाना जो है दिल चाहता है मूवी से है, इसका टाइटल सॉन्ग है। ये मेरे दोस्तों को डेडिकेट करना चाहूँगा जो मेरे MD के बैचमेट्स हैं। मेमोरेबल टाइम हमने बिताया है, आज भी हम मिलते हैं। ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहूँ। सुनते हैं। दिल चाहता है कभी न बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, दिन दिन भर हो प्यारी बातें, झूमे शामें गाए रातें, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है कभी ना बीते चमकीले दिन, दिल चाहता है हम ना रहे कभी यारों के बिन, चमकाते हैं चिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी
खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते, जगमगाते हैं झिलमिलाते हैं अपने रास्ते, ये खुशी रहे रोशनी रहे अपने वास्ते। जहाँ रुके हम जहाँ भी जाएं, जो हम चाहें वो हम पाएं, मस्ती में रहे डूबा डूबा हमेशा समा, हमको राहों में यूं ही मिलती रहे खुशियाँ। दिल चाहता है दिल चाहता है दिल चाहता है दिल चाहता है। जब ये सफर है सोचो तो हर एक ही बेखबर है, उसको जाना किधर है, जो वक्त आए जाने क्या दिखाए। चाहता है। गाने की भी एक अवधि है, हमारे कार्यक्रम की भी एक पाबंदी है। अब अगला सवाल जो आज का दोस्तों हम बता दें कि आज की चर्चा का विषय ये है मधुमेह, कारण और बचाव। डॉक्टर साहब, मधुमेह की जो प्रकार वाली बात आपने बताई, परीक्षण वाली बात बताई, अब हम जानेंगे कि बच्चों में जो मधुमेह हो जाता है तो वह कितने उम्र के छोटे बच्चों से शुरुआत होती है और कहाँ तक इसकी सीमा होती है, और ये विस्तार से हम जानना चाहेंगे। देखो, बच्चों में जो डायबिटीज होता है कॉमनली हमने जैसे बोला कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस होता है, जिसको हम जुवेनाइल ऑनसेट डायबिटीज मेलाइटिस होता है। इसकी कोई उम्र नहीं है, 3 साल में भी हो सकता है, 6 साल में भी हो सकता है, 10 साल में भी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, इसके लक्षण हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए, और अगर इन में से कुछ भी सिम्टम्स दिखे तो तुरंत अपने डॉक्टर को या पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। फिर वो आगे जांच करके बता सकते हैं कि मरीज को डायबिटीज है कि नहीं, और उसकी सही ट्रीटमेंट दे सकते हैं। पर यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जैसे टाइप 2 डायबिटीज में हमारे पास बहुत सारी टैबलेट्स है, दवाइयाँ हैं। अनफॉर्चुनेटली टाइप 1 डायबिटीज में हमें सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। बहुत ही दुख होता है कि छोटे बच्चों को हमें सुई का प्रिक डेली लगाना पड़ता है, बट अनफॉर्चुनेटली आज तक अभी तक इसका कोई इलाज नहीं है जिससे हम टैबलेट या गोली से इसको ठीक कर सके। हाँ, तो इसमें जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं दिन में 2 बार या 3 बार, डिपेंडिंग कि पेशेंट की इंसुलिन वैल्यू क्या है। साथ ही खाने के परहेज करना पड़ता है, और सेहत का ध्यान रखते हुए, क्योंकि बच्चा है, बढ़ती उम्र है, तो उसका सेहत भी हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो ग्रोथ हैम्पर होगी, मेमोरी हैम्पर होगी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मेमोरी पे भी फर्क पड़ सकता है, और आपने 3 साल की जो बच्चों का उदाहरण दिया है, एक पढ़ाई की हल्की सी शुरुआत हो जाती है वहाँ पर आज के दौर में। पहले तो देर से पढ़ते थे बच्चे, तो क्या उसकी ग्रोथ रेट में कुछ ऐसा फर्क पड़ता है कि जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है तो डायबिटीज़ की वजह से उसमें कहीं कुछ कमी आती है? देखो, डायबिटीज की वजह से शरीर में बहुत सारे प्रभाव पड़ सकते हैं, ग्रोथ हैम्पर होती है। जनरली ये बच्चे थिन बिल्ड होते हैं, इनका वजन बराबर नहीं बढ़ता है क्योंकि ये इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं, इनको रेगुलर इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, और इन्फेक्शंस ये बच्चे बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं अगर इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं हो। डायबिटीज इटसेल्फ कैन कॉज लो इम्यूनिटी, और अगर पोषण और सही
न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि डायबिटीज़ में खाने में काफ़ी सारी रेस्ट्रिक्शंस आती है, मीठा नहीं खाना है, आलू नहीं खाना है, चावल नहीं खाना है, जूस नहीं पीना है, फ्रूट्स में भी रेस्ट्रिक्शंस है, मिठाई नहीं खानी है। तो इनकी जो ग्रोथ पे है, अगर हम न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दें तो उसके कारण यस डेफिनेटली ग्रोथ हैम्पर हो सकती है, जिसके कारण मेमोरी पे भी असर पड़ सकता है। ये बात तो आपने बड़ी गंभीरता से इसको महसूस है। कई आपके पास भी ऐसे बच्चे आते होंगे और आपने इलाज किया होगा, जाहिर है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि 3 से लेके जब शुरुआत होती है तो क्या इसकी जो नींव है या फाउंडेशन गर्भावस्था में ही कुछ ऐसा हो जाता है कि वो बच्चे में डायबिटीज आ जाता है? जरूरी नहीं है कि बच्चे को एट बर्थ डायबिटीज हो। जैसे कि मैंने कहा, बहुत सारे फैक्टर्स है, जेनेटिक, एनवायरमेंटल, बट यदि उनके पेरेंट्स या फैमिली में डायबिटीज का हिस्ट्री है तो काफ़ी चांस है कि बच्चे में डायबिटीज आ सकता है। बट ज़रूरी नहीं है 100% बच्चे को डायबिटीज होगा। तो जब भी बच्चे को लक्षण आए तभी चेक किया जाए, या ऑब्वियसली अगर दोनों पेरेंट्स को डायबिटीज है तो बच्चे का टेस्टिंग करना चाहिए। अच्छा, परीक्षण के बाद यदि पता चलता है कि बच्चे को टाइप 1 नहीं है और कुछ ऐसे डायबिटीज के लक्षण हैं जो सामान्य होते हैं, शुरुआत, तो क्या गोलियों से काम नहीं चल सकता? टाइप 1 डायबिटीज में हम गोलियां नहीं दे सकते। अगर उसके लिए मैंने जैसे बोला, हम लोग टेस्टिंग करेंगे, इंसुलिन लेवल्स देखेंगे, सी पेप्टाइड लेवल्स देखेंगे, तभी हम डिसाइड कर पाएंगे बच्चे को डायबिटीज है कि नहीं। बट अगर बच्चा है, उसको टाइप 1 डायबिटीज है, तो ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ इंसुलिन के इंजेक्शन है। हम कोई दवा, टैबलेट बच्चों में नहीं दे सकते। एडल्ट्स में जो कि टाइप 2 डायबिटीज होता है, उसमें इंसुलिन इज द लास्ट ऑप्शन। बहुत बेहतरीन दवाइयां मार्केट में हैं, एलोपैथी ऑब्वियसली, बट जिससे हम डायबिटीज को कंट्रोल में रख सकते हैं और डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि अगर बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है और इंसुलिन एक आवश्यक स्रोत बन जाता है कि ये लेना ही है उसको, तो ये तो फिर जीवन भर के लिए उसके साथ रहेगा? जी, सही बात है। इसी बात का हमें दुख होता है कि इंसुलिन जो है लाइफ लॉन्ग बच्चों को लेना पड़ेगा। बड़े होते हैं तभी भी उनको इंसुलिन ही लेना पड़ेगा, बिकॉज उनके शरीर में इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी है एंड दे आर डिपेंडेंट ऑन इंसुलिन। दैट्स व्हाई इसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। लेकिन युवा अवस्था तक अगर वो बच्चा आता है, शादी ब्याह की बात होती है, मेल हो या फीमेल हो, तो उसमें कुछ डिसफंक्शन की बात रहती है, कुछ कमी सी लगती है, दौर्बल्यता आती है। डायबिटीज में सेक्सुअल डिस्फंक्शन होता है, बट अगर आप डायबिटीज को कंट्रोल में रखें, सही न्यूट्रिशन रखें, तो आप एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। आपकी फर्टिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसे कोई मरीज आपके पास आते हैं जिसकी आयु 15 से 20 साल हो, युवावस्था कही जा सकती, किशोरावस्था, टीनेजर, उनको डायबिटीज हुआ हो अपनी लाइफस्टाइल बिगड़ने के कारण, तो क्या वो, और मान लीजिए फैमिली हिस्ट्री में किसी को नहीं है, तो वो क्योरेबल है? डायबिटीज जो है इसका कोई क्योर नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ, प्री डायबिटिक कंडीशन होती है जिसको हम प्री डायबिटीज बोलते हैं, मतलब उनका शुगर जस्ट नॉर्मल रेंज के बाहर है, या वो पेशेंट्स है जिसको हम अगर सही लाइफस्टाइल दे, उनका डाइट कंट्रोल करें, उनको फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करें वो पेशेंट्स, तो उनका शुगर कंट्रोल में रह सकता है, उनको कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। आजकल जो हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ये बहुत ही भयानक बीमारी है बच्चों के लिए, बिकॉज बच्चे काउच पोटैटोज बन रहे हैं, सोफा पे बैठ के टीवी देखना, घंटों मोबाइल में घुसे रहते हैं। जब हम छोटे थे तब हम बाहर खेलने जाते थे, मैदानों में आउटडोर गेम्स खेलते थे, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, खो खो हो, ये सब खेलते हुए हम बड़े हुए। लेकिन आज के अगर हम यंग जनरेशन देखें तो वो कंटिन्यूअसली मोबाइल में घुसे रहते हैं, या फिर प्ले स्टेशंस है, टीवी है, यूट्यूब है, इंटरनेट है। तो इसके कारण उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। आउटडोर जो गेम्स रहते हैं आजकल बहुत कम खेलते हैं, जिसके कारण ओबेसिटी इज ऑन द राइज। बहुत सारे यंग बच्चे हैं जिनको जो ओबेसिटी के शिकार है, जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वज़न, मोटापा जिसे हम बोलते हैं, वो बहुत बढ़ रहा है, और ये सब का असर डायबिटीज की तरफ उनको ले जा रहा है। उनको युवा अवस्था में 20, 25, 30 साल में डायबिटीज हो रहा है। इसके कारण डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस भी आगे बढ़ के उनको होने वाली है।
ये बहुत एक चेतावनी भरी बात आपने कही है, कॉम्प्लिकेशंस। इस बिंदु को लेकर हम प्रश्न आपसे पूछेंगे, लेकिन फिलहाल हम आपकी पसंद का एक गाना सुनना चाहेंगे यहाँ पर। ये जो गाना है ये दिल के बहुत करीब है और ये मैं डेडिकेट करना चाहूँगा मेरे पेरेंट्स को। तो तारे ज़मीं पर का ये बहुत ही उम्दा सॉन्ग है माँ, ये मैं मेरी माँ को डेडिकेट करना चाहूँगा। बहुत ही इसमें डिफाइन करने वाली बात नहीं है, सिर्फ एहसास मात्र है। आइए सुनते हैं तारे ज़मीन पर फिल्म का ये गाना। मेरी माँ भीड़ में यूं न छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ, भेजना इतना दूर मुझको तो, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा, मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ, उनसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ, चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। गाना तो आपने बहुत ही इमोशनल सुनवा दिया। ये देखिए, ममत्व से बढ़कर कोई एहसास नहीं और कोई इमोशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब किसी को मधुमेह हो जाता है, वो आपके पास आता है तो एक तारतम्य आपका जुड़ जाता है, एक सिंपैथी सी हो जाती है कि इतनी कम उम्र में बच्चों को हो गया। लेकिन जब बड़ों को डायबिटीज़ हो जाता है या वो उसके शिकार हो जाते हैं, तो ऐसे मरीजों के बारे में क्या कारण आप समझते हैं कि हो जाता है? इसके कारण मल्टीफैक्टोरियल है, बहुत सारे कारण हैं।
एक है जेनेटिक, जो फैमिली से आता है। आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है तो आप डायबिटीज के लिए प्रोन है। जरूरी नहीं कि फैमिली में हिस्ट्री है तो आपको डायबिटीज होगा, बट यस, आप नॉर्मल आदमी जिसके पेरेंट्स को डायबिटीज नहीं है या जिसके जीन्स में डायबिटीज नहीं है, उससे आप रिस्क पे है, उससे ज्यादा रिस्क आपको है डायबिटीज होने की। आजकल जो उससे ज्यादा बीमारी जो है आजकल, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ओबेसिटी। डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज ओबेस पेशेंट्स में काफी मात्रा में पाया जाता है। जो पेशेंट फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, जो काउच पोटैटोज है, जिनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है, और जो अल्कोहल या स्मोकिंग के आदी है, ये पेशेंट्स में डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा होता है। बिकॉज डायबिटीज जो है एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। स्पेशली जो टाइप 2 डायबिटीज होता है, इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। तो इसके कारण अगर आपका लाइफस्टाइल सही नहीं है, अगर आप सही टाइम पे खाना नहीं खा रहे हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी या कोई भी प्रकार का एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, बहुत स्ट्रेस है आपकी लाइफ में, या आप स्ट्रेस ले रहे हैं। मुंबई की लाइफ में स्ट्रेस तो होना ही है, बट आजकल गांव में भी हम देख रहे हैं, जो युवा है, आज की जनरेशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है। छोटी छोटी बातों पे टेंशन आ जाता है उन्हें। तो ये सब डायबिटीज़ को बढ़ावा दे सकते हैं। आगे जाके ये पेशेंट्स, ये मरीज को डायबिटीज़ हो सकता है। डॉक्टर साहब, फैमिली हिस्ट्री की बात आपने की, अनुवांशिकता की बात की, जो हेरेडिटी कैरेक्टर होता है, तो ये आपके पास इस तरह के भी मरीज देखने को मिलते होंगे आपको कि पिता को था लेकिन 3 भाई या बहन हैं, उसमें से केवल एक को ही हुआ है, 2 को नहीं हुआ है। डायबिटीज में फैमिली हिस्ट्री डेफिनेटली होती है, बट जरूरी नहीं है कि फादर या मदर को या दोनों को डायबिटीज है तो सभी बच्चों को डायबिटीज होगा। ये उस इंडिविजुअल की लाइफस्टाइल और जेनेटिक मेकअप पे डिपेंड करता है। अगर पेशेंट हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, रेगुलर एक्सरसाइज करे, बैलेंस डाइट रखे और स्मोकिंग, अल्कोहल से दूर रहे, तो चांस है कि उसको डायबिटीज नहीं हो। ये बात तो आपने बड़ी सुधार की कही है कि कभी। अच्छा, इसमें एक सेंटेंस आपने कहा था, स्ट्रेस या तनाव या अवसाद, इसको अलग अलग रूप में लेते हैं लोग, वो हर किसी को है, आपको है और मुझे भी है, कहीं ना कहीं हम इससे बचे नहीं हैं, लेकिन उसकी मात्रा पे डिपेंड करता है कि वो आप कितना गहराई से उसको महसूस करते हैं, तभी इसके शिकार बनते हैं। कितना सहमत हैं आप? ये एक बिल्कुल सही बात बोली। देखो, जैसे कि मैंने कहा, अर्बनाइजेशन जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है, भागदौड़ वाली मुंबई में जो हम भागदौड़ करते हैं, यहाँ से वहाँ ऑफिस जाओ, यहाँ आओ, इधर जाना है, उधर जाना है, तो लाइफस्टाइल जो हमारी है पूरी तनावपूर्ण है। ऑफिस में वर्क है, घर पे स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। कि जो युवा है गाँव में भी, जो रूरल एरियाज है, वहाँ पे भी स्टडीज है जो बताती है कि गाँव में भी जो स्ट्रेस है वो लेवल काफी बढ़ गया है युवाओं में। स्ट्रेस से बचना नामुमकिन है। ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो आदमी कितना स्ट्रेस ले, कितना नहीं ले। मैं तो मेरे पेशेंट्स को हमेशा यही कहता हूँ, भगवान ने हमको 2 कान दिए हैं, एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर लो। बीच में जो दिमाग है उसको बेचारे को टेंशन मत दो, उसको छोड़ दो जी। क्योंकि टेंशन से ना सिर्फ डायबिटीज के और हम बढ़ावा दे सकते हैं, इससे और भी काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स है, जैसे कि एसिडिटी है, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ये आपने इतना गंभीर स्रोत बताया है कि मुझे एक प्रश्न यहाँ करना पड़ेगा सुनने वालों की ओर से कि आप इतना इलाज करते हैं और एक जो प्रौढ़ व्यक्ति है उसका अगर मधुमेह नियंत्रण में न आया तो न आने के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस या नुकसान हो सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से बताइए। जी, डायबिटीज एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और इसमें काफी सारे, अगर इसको डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखे तो काफी सारे शरीर के जो पुर्जे हैं उन पे नुकसान हो सकता है। डायबिटीज को हम इंग्लिश में बोलते हैं साइलेंट किलर जी। ये अंदर ही अंदर शरीर को खोखला कर देता है और जब 10 साल 15 साल आदमी को डायबिटीज होता है, कंट्रोल में नहीं रहता है, तब इसके कॉम्प्लिकेशंस आना शुरुआत होती है। लेकिन जब कॉम्प्लिकेशंस सेट इन हो जाते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है, काफी इसके कारण मोर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी होती है। डायबिटीज जो कॉम्प्लिकेशंस है ये माइक्रोवैस्कुलर और मैक्रोवैस्कुलर बोलते हैं। सरल भाषा में कहा जाऊं तो शरीर के सभी अवयवों पे इसका असर होता है, बुरा असर। आंखों में हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, जिसमें जो आंख का पर्दा है जहां पे इमेज बनती है उसे डैमेज होता है, पेशेंट्स को
आगे जाके दिखना बंद हो सकता है। डायबिटिक पेशेंट्स में कैटरैक्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, जिसको हम मोती बिंदु कहते हैं। तो ये पेशेंट्स को कम उम्र में कैटरैक्ट होता है, ऑपरेशन से ये सही हो सकता है। बट अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी बढ़ गया तो इसके कारण उनको दिखना बंद हो सकता है। फिर डायबिटीज से किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है, जिसे हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, जिससे कि क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, किडनी खराब हो सकती है और आगे जाके ये पेशेंट्स डायलिसिस पे भी लैंड अप हो सकते हैं। इतना गंभीर रूप से डायबिटीज का असर होता है। तीसरा असर डायबिटीज का होता है हार्ट पे, जिसमें हार्ट अटैक जो है ये हो सकता है। लॉन्ग स्टैंडिंग डायबिटीज में स्पेशली हार्ट अटैक उन पेशेंट्स में होता है जिनको ओबेसिटी है, जिनको फैमिली हिस्ट्री है, जिनका कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी की मात्रा ज़्यादा है। तो हम जिन पेशेंट्स को डायबिटीज है, साथ में ब्लड प्रेशर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल भी है, ये पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिनको हार्ट अटैक आ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज का ब्रेन पे भी असर हो सकता है, बिकॉज डायबिटीज एंड कोलेस्ट्रॉल हैंड इन हैंड चलते हैं। तो ये पेशेंट्स को लकवा यानी पैरालिसिस भी हो सकता है। डायबिटीज में न्यूरोपैथी होती है, जिसमें हम हाथों में पैरों में झंझनाहट होती है और आगे जाके तलियों में और हाथ के जो पंजे हैं उसमें जलन होती है। ये जलन बहुत सीवियर हो सकती है और इसके कारण पेशेंट्स को बहुत तकलीफ होती है, रात की नींद भी डिस्टर्ब होती है। हमने ये भी मरीजों में देखा है, पाया है कि आपने हाथों की जो जलन बताई है, पैरों की पगतलियों में जो ऐसा होता है कि ऑपरेशन तक करना पड़ता है। डायबिटीज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। जैसे कि मैंने बताया, न्यूरोपैथी में क्या होता है कि इनकी जो नर्व्स है वो कमज़ोर हो जाती है, इनके सेंसेशन जो है वो चले जाते हैं, इसलिए ये पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशंस नहीं होता है। काफ़ी बार ये होता है कि पैरों में जख्म हो गई, लेकिन पेशेंट्स को पैरों में सेंसेशन नहीं होने के कारण ये जख्म बढ़ता जाता है। और डायबिटीज़ के जो मरीज़ है ये काफ़ी बार अपने फुट चेक नहीं करते हैं, इसलिए हम हमेशा मेरे पेशेंट्स को मैं इंस्ट्रक्शंस देता हूं कि डेली बेसिस पे एक बार एटलीस्ट दिन में अपना फुट इंस्पेक्ट करना चाहिए और फुट वेयर जो है वो प्रॉपर फुटवेयर होनी चाहिए और फुट इंस्पेक्शंस होना चाहिए। तो ये जो डायबिटिक फुट है इसमें कॉम्प्लिकेशंस होके इन्फेक्शन हो सकता है और ये इन्फेक्शन स्प्रेड होके हमें काफ़ी बार एम्पुटेशन भी करना पड़ता है, मतलब पैर को काटना पड़ता है। वो लेवल हम डिसाइड करते हैं कि इन्फेक्शन कहाँ तक फैला है, बिलो नी होता है, बिलो एंकल, अबव एंकल होता है। तो डिपेंडिंग, या कभी कभी सिर्फ एक उंगली काटनी पड़ सकती है। तो इतना भयानक ये कॉम्प्लिकेशन है डायबिटिक फुट। लेकिन यहाँ आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उसमें मटेरियलिस्टिक ढंग से देखें तो प्लास्टिक का चप्पलों का उपयोग कर सकते हैं या पूरा जूता और मोजा बंद करके पहनते तो मॉइस्चराइजेशन होता है, तो उस पैर की अवस्था को कैसे रखा जाना चाहिए? नहीं, डायबिटिक फुट केयर में यही है कि आप अपने फुट क्लीन और ड्राई रखें। यू कैन वेयर सॉफ्ट चप्पल्स, आजकल मार्केट में भी स्पेशल डायबिटीज फुटवेयर आती है जो आप पहन सकते हैं। जो पेशेंट्स में डायबिटीज कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटिक फुट है या कभी कभी फ्लैट फुट होता है, उनके लिए स्पेशल फुटवेयर भी आते हैं। न्यूरोपैथी पेशेंट्स के लिए भी स्पेशल फुटवेयर है। लेकिन जो आम जनता है जिनको डायबिटीज नहीं है, उनको हम ये सलाह देते हैं कि आप कंफर्टेबल फुटवेयर पहने, ज़्यादा टाइट शूज नहीं पहने और पैरों घर पे आते ही पैरों को खुला रखें, उनको हमेशा डेली बेसिस पे इंस्पेक्ट करें। इसका मतलब थोड़े समय के लिए जब बहुत सारी बंदिश हो जाती है तो उसको आपको थोड़ा हवा के रूप में रखना चाहिए, थोड़ा खुला रखना चाहिए, मोजे वगैरह ना पहने उस समय के लिए। बहुत अच्छी बात बताई आपने। लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि हमारी चर्चा को थोड़ा सा विराम देंगे और हम गति से आगे बढ़ रहे हैं। आपकी जो संगीत वाली बात है वो कौन सी है? ये गाना है, ये मैं अपने श्रोताओं को सुनाना चाहूँगा। एक लड़की को देखा तो
जैसे वन में हिरन जैसे चांदनी रात जैसे नरमी की बात जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया सर्दी की धूप जैसे बीना की तान जैसे रंगों की जान जैसे पल खाए बेल जैसे लहरों का खेल जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा एक लड़की को देखा तो ऐसा में जो गीत आपने सुनवाया, उम्मीद ही नहीं पूरा यकीन है कि सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जो सवाल आपसे पूछेंगे उसमें तमाम सुनने वाले भी इसमें शामिल हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि डायबिटीज़ ना हो इसके लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या बचाव के तरीके अपनाने चाहिए। डायबिटीज़ ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, हम डेफिनेटली इससे बच सकते हैं और इसको हम डिले कर सकते हैं अगर फैमिली हिस्ट्री है तो भी। हमारी लाइफस्टाइल सही रखें, हम एक बैलेंस डाइट फॉलो करें और रेगुलर एक्सरसाइज करें तो डायबिटीज़ के भयानक बीमारी से बचा जा सकता है। तो मैं मेरे पेशेंट्स को हमेशा कहता हूं कि आप डेली एक्सरसाइज करें। आजकल के युवा और एडल्ट्स में फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज जो है वो बहुत ही कम होगी। घर से निकलते हैं, बाइक है, कार है, वहाँ से ऑफिस जाते हैं या बस पकड़ के ऑफिस जाते हैं, फिर ऑफिस से घर आते हैं, घर बैठते ही टीवी के सामने बैठ जाएंगे थके हुए, टीवी के सामने ही खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है ये आजकल कॉमन पब्लिक है, इनमें बहुत ही कम होती जा रही है। स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसके कारण भी लोग खाना लेट खा रहे हैं, टाइम पे खाना नहीं खाते हैं कि नहीं मैं पहले काम करूंगा, ये सर पे बैठा है, बॉस सर पे बैठा है, मैं पहले काम खत्म करता हूँ फिर खाना। मेरा ये सुझाव है और मेरे श्रोताओं से ये कहना है कि आप खाना जो है टाइम पे लीजिए, हेल्दी डाइट फॉलो कीजिए। आजकल जंक फूड का क्रेज है। मैं ये नहीं कहता कि आपको टेस्टी फूड या जंक फूड नहीं खाना चाहिए, इसको आप संडे को एंजॉय कीजिए, बट बाकी 6 दिन जो है हफ्ते के, उस दिन आप एक बैलेंस डाइट लीजिए। डाइट के बारे में बताना चाहूँगा कि हमें जो है बैलेंस डाइट लेना चाहिए। डाइट में सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन इंटेक और फैट इंटेक होना चाहिए। फैट का इंटेक, चर्बी का इंटेक या चर्बी युक्त पदार्थों का इंटेक कम रखना चाहिए। खाने में सलाड्स, हरी सब्जियां, फ्रूट्स और टोन्ड मिल्क का सेवन करें। रेगुलर बेसिस पे आपको सलाड्स और फ्रूट्स लेना चाहिए। साथ ही नॉन वेजिटेरियन फूड है जो एंजॉय करते हैं वो बेशक खा सकते हैं, लेकिन रेड मीट और एग यॉक, जो एग यॉक होता है उससे कम लेना चाहिए। और तली हुई चीजें, फ्राइड स्टफ, इसका सेवन कम करना चाहिए। कॉमन एक मिसकंसेप्शन है कि मीठा खाने से डायबिटीज होता है। नहीं, ये मिसकंसेप्शन है, ये एक मिथ है कि आप मीठा खाएंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट यस, अगर आप हाई कैलोरी फूड जिसमें कि घी, तेल
चर्बी ज़्यादा है, ऐसा फूड का सेवन रेगुलर करेंगे और फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो यस, आप डायबिटीज़ की ओर एक कदम बढ़ा रहे हैं। आपको फ्यूचर में जाके डायबिटीज़ होने की संभावना है। ये आपने सही कहा कि मीठे के बारे में जो मिथ है, खा सकते हैं लेकिन उसको पचाइए भी। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चलन सा निकला है, कोई भी पदार्थ हो उसमें कहा जाता है आप ले सकते हैं शुगर फ्री। तो व्हाट इज शुगर फ्री? जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्स्टिट्यूट्स होते हैं या ऐसे केमिकल्स हैं जिनसे शुगर नहीं बढ़ता है या कम बढ़ता है, इसके लिए हम इनको शुगर फ्री बोलते हैं। जैसे कि सैकरिन हो गया या कुछ केमिकल्स है जो स्वीट टेस्ट देते हैं बट इनसे शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। स्टीविया है जो एक नेचुरल प्रोडक्ट है, ये भी शुगर फ्री होता है। तो जो पदार्थ या मिठाइयाँ बनाई जाती है इनमें इन केमिकल शक्कर या चीनी या गुड़ का इस्तेमाल न करते हुए ऐसे केमिकल्स या ऐसे सब्सटेंसेस यूज होते हैं जिनसे कि उसका कैलोरी काउंट और शुगर काउंट लो हो या उससे शुगर नहीं बढ़े। तो हम ये सलाह देते हैं पेशेंट्स को कि ये जो शुगर फ्री सब्सटेंसेस है इनका सेवन आप कर सकते हैं, बिकॉज दिल तो करेगा, दिल तो अभी भी बच्चा है, मीठा खाने की जिद तो करेगा। तो आप कभी कभी इंडल्ज कर सकते हैं, बट ये जो शुगर फ्री मिठाइयाँ स्पेशली होती है उनमें मावा है, घी है, तो कोलेस्ट्रॉल इनसे बढ़ सकता है। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि आप इनको रेगुलरली नहीं ले, कभी कभार खुद को खुश करने के लिए या शाबाशी देने के लिए कि अगर आपने डायबिटीज कंट्रोल रखी है, रेगुलर आप इसको फॉलो कर रहे हैं, तो वंस इन अ वाइल इट्स ओके टू इंडल्ज। तो ये तो तमाम सारी जो लाइफस्टाइल से संबंधित जानकारी है आपने दे दी है और हमें उम्मीद है कि लोग इसको स्वीकारेंगे, मानेंगे और उसका पालन करेंगे। अब चलते चलते एक गाना तो बनता है, वो आपकी पसंद का नगमा कौन सा है? ये आखिरी गाना है जो मैं श्रोताओं को डेडिकेट करना चाहूँगा, पूरे इंडिया के श्रोताओं को। ये AR रहमान साहब का बहुत ही रोंगटे खड़े कर देने वाला गाना है जो मेरे दिल के बहुत करीब है और हर इंडियन के करीब होना चाहिए। माँ तुझे सलाम। आइए सुनते हैं। कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम।
साहब, आपने देखिए देशभक्ति पूर्ण जज्बे से जो लबरेज था ये गाना सुनवाया, और अब चलते चलते आखिर में एक कोई संदेशनुमा बात हमारे मधुमेह के रोगियों को कहना चाहेंगे तो वो क्या है? मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा सब श्रोताओं को कि डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, और अगर हम सही लाइफस्टाइल चुने तो हम इस भयानक बीमारी से बच सकते हैं, इसके कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। ईट हेल्दी, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड स्टे अवे फ्रॉम स्मोकिंग एंड अल्कोहल। इतने गहन विषय पर आपने सरल शब्दों में आज का हमारा जो विषय था मधुमेह कारण और बचाव, इस पर अपनी चर्चा की और लोगों को समझाया, हमारे सुनने वालों से मुखातिब हुए। इसके लिए विविध भारती में आने के लिए और इस तरह की चर्चा करने के लिए विविध भारती की ओर से, तमाम सुनने वालों की ओर से आपको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। एक बार फिर से सब श्रोताओं का और विविध भारती का तहे दिल से शुक्रिया करूंगा कि आपने मुझे ये मौका दिया यहाँ आने के लिए और अपना कीमती समय दिया मुझे सुनने के लिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी मुलाकात मुंबई के सुप्रसिद्ध मधुमेह रोग विशेषज्ञ और जाने माने फिजिशियन डॉक्टर कुणाल मेहता से। चलते चलते आपको बता दें, आज के कार्यक्रम में तकनीकी सहयोगी वंदना ठाकुर थीं और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।